हेलो दोस्तों। मैं यश आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल यश सर केमिस्ट्री पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सॉलिड स्टेट की वीडियो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए और ट्राई करिए कि आप एक्सरसाइज खुद से कर पाएँ। वरना हम जल्दी ही उसकी एक्सरसाइज अपलोड करने वाले हैं। और जैसे कि मैं सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का फोर्थ पार्ट है। ठीक है। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एक कंसेप्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। तो जैसे ही हम नाम सुनते हैं कोलिगेटिव, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इस कोलिगेटिव शब्द का मतलब क्या होता है और ये कौन सी प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। तो ये क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद या फिर सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते। दे डू नॉट डिसोसिएट एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट इलेक्ट्रोलाइट का उल्टा। ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट की लिंक दे दूंगा। ठीक है। या फिर आप यूट्यूब सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बाय यस सर, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। और ना ही वो डिसोसिएट होता है आयंस में। ये बात समझ में आई आपको? चाहे आप उसे एक्वा स्टेट में ले लें या फिर मोल्टन स्टेट में। The physical property of solution depends on number of solute particle in solution and not their nature is called as colligative property। देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो कोलिगेटिव शब्द है ये कोलिगेटस से आया है। जी हाँ, नाम से आप सोच सकते हैं कि ये कोई ग्रीक ओरिजिन से आया है, जिसका मतलब होता है नंबर, जिसका नंबर मीनिंग होता है। मतलब एक ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर। आपने कौन से सोल्यूट को डाला है, कितना डाला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। उसका नंबर कितना, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने ले लिया एक बीकर। ठीक है। और इस बीकर में कोई एक लिक्विड भी है, और मान लीजिए वो लिक्विड है वाटर। ठीक है। तो अब इस वाटर में मैं डाल रहा हूँ NaCl। ठीक है। NaCl सपोज मैंने इसमें डाल दिया 0.5 मोल। अब आपको पता करना होगा कि 0.5 मोल से कितना पार्टिकल आएगा, बट ये एग्जाम्पल लेना गलत है, क्योंकि अभी इसने बोला कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेना है। क्या लेना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जो सब्सटेंस अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। इसका ले लेता हूँ 0.5 मोल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पार्टिकल डाला। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल में। 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आपने इसमें डाल दिए। और हम सब जानते हैं जो ग्लूकोज है वो वाटर में सोल्यूबल है। आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कीजिए, बट वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व होने चाहिए, वरना ये कंसेप्ट आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो जो भी आप सोल्यूट डाल रहे हैं, जो भी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, उसमें जो सोल्यूट है उसकी थोड़ी बहुत सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए सॉल्वेंट में। तो इतने पार्टिकल आपने डाल दिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं डाल देता हूँ एक दूसरा पार्टिकल। ठीक है। जैसे कि C12H22O11, इसके इसके पार्टिकल डाल देता हूँ। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि ये किसका केमिकल फार्मूला है या फिर ये किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको ये मुझे बताना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके भी 0.5 मोल डाल दिए मैंने। तो ये भी कितना हो जाएगा? जी हाँ, 3.011 इंटू 10⁻23। और किस में? जी हाँ, इस सोल्यूशन में। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं इसकी जो भी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या आ जाती है? सेम।
जबकि हम सब जानते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग है। इसमें नंबर ऑफ जो आयंस है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स है वो अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों में अलग अलग है, फिर भी दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है। तो इससे क्या डिसाइडेड होता है कि इससे ये डिसाइड होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे, ना ये तो नेचर पे डिपेंड करती है, ना ये नेचर पे डिपेंड करती है, और ना ही ये डिपेंड करती है अमाउंट पे। अमाउंट इन द सेंस मैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एडेड। वो कौन कौन सी हैं, तो वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं कोलिगेटिव शब्द का मतलब अच्छे से क्लियर करूंगा जब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है ये है वेपर प्रेशर लोअरिंग, कमी इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और लगे हाथ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी है। तो ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज की इस वीडियो में हम पूरा वेपर प्रेशर लोअरिंग को ख़त्म करने वाले हैं। While dealing with colligative property of non-electrolyte solution, the relatively dilute solution with concentration 0.2 मोलर और लेस आर कंसीडर। देखिए हमारी जो स्टडी है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, मतलब उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने डाइल्यूट सोल्यूशन रखा है। हालांकि इसके ऊपर भी हमें प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, लेकिन होता क्या है, जो हमारा कैलकुलेशन है फॉर्मूला बेस्ड, वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं होता एग्जैक्टली। तो जनरली हम इसकी पढ़ाई करते हैं 0.2 मोलर सोल्यूशन, या फिर मैं सिंपली बोल दूँ तो डाइल्यूट सोल्यूशन पे ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे तो ये प्रॉपर्टी इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इधर लेस देन 0.2 मोलर और 0.2 मोलर। अब ये 0.2 मोलर क्या है, 0.2 मोलर मतलब 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट आपने 1 लीटर सोल्यूशन में डाल दिया है। किस में डाल दिया है, 1 लीटर सोल्यूशन में 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो देखते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो वेपर प्रेशर के लोअरिंग के कंसेप्ट को मैं पहले आपको एक सेपरेट पेज पे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ले लिया एक क्लोज कंटेनर, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, आप जैसे ही इस कंसेप्ट को समझेंगे आपकी आगे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, ठीक है। ओके, ये जो डिवाइस है मैं इसे आपको बता देता हूँ, इसका नाम मैनोमीटर है। ओके, ये वेपर प्रेशर को मेजर करने के काम में आती है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्टली मैनोमीटर ऐसा नहीं होता, बट फिर भी आपको समझ में आ जाए वो हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा डिवाइस रेडी, और इसमें मैंने भर दिया है वाटर। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली है वाटर, ठीक है। तो होता क्या है, हम सब जानते हैं कि सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाटर स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, ठीक है। यहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर ये वापस वेपर वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड होंगी एंड दे विल स्लोली स्लोली एग्रीगेट टुगेदर, आपस में मिल जाएंगे, और फिर वो लिक्विड ड्रॉपलेट बन के वापस इसमें गिर जाएंगे। मतलब पहले तो बनता है वेपर स्टार्टिंग में there will be formation of vapor, and later on these vapor combine together to form droplets, and those droplets falls over the surface of a liquid, ठीक है, ऐसे। और एक टाइम आएगा जब ये पूरा जो पोर्शन है, मान लीजिए इस लिड को मैंने यहाँ पे बंद रखा है, मान लीजिए इसे मैंने क्या किया, बंद रखा है। तो
अब ये पूरा वेपर बनेगा, फिर वेपर से क्या हो जाएगा, कंडेंस होके वापस वो लिक्विड स्टेट में आएगा। तो एक प्रोसेस होगा वेपराइजेशन का और दूसरा प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का। स्टार्टिंग में वेपराइजेशन फास्ट होता है और कंडेंसेशन स्लो होता है। क्यों वेपराइजेशन फास्ट होता है? क्योंकि कंडेंस होने के लिए ऑलरेडी पार्टिकल चाहिए, बट स्टार्टिंग में पार्टिकल नहीं थे। अब एग्जैक्टली ये वेपराइजेशन क्यों होता है, इसे आप देख सकते हैं हमारी वीडियो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वेपर प्रेशर में, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है। अब होता क्या है, एक टाइम आता है जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, तो उसी टाइम पे ये जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाती है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और वो जो वैल्यू होती है उसे हम इजीली पता कर सकते हैं ये यहाँ पे इस नॉब को खोल के। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये नॉब को हटा दिया, ठीक है, तो वेपर यहाँ से जाएगी। ये जो कंटेनर है इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जी हाँ, मर्क्यूरी, Hg। और इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी, और हाइट चेंज होने से हमें एक चीज़ पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर वाटर का कितना है, या फिर वाटर के जगह पे आप कोई भी दूसरा लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए, अब क्या होता है वेपर प्रेशर में कमी, और हमें जो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना है वो क्या है। मान लीजिए अब इस पानी में मैंने कुछ मोल ऑफ ग्लूकोज डाल दिए। क्या डाल दिए, ग्लूकोज। अभी आपको मैंने ग्लूकोज बताया था, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। अब ये ग्लूकोज जैसे ही पानी में जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने अब ग्लूकोज डाल दिया, अब ग्लूकोज के पार्टिकल कुछ सरफेस पे भी आ जाएंगे। किस में चले जाएंगे, सरफेस पे। सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए होता क्या है, पहले वाटर पूरा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, कहाँ से, सरफेस से। और ये ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लूकोज जाके पानी में डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व हो गया इन द सेंस टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के कन्वर्ट हो गया सोल्यूट के फॉर्म में, और फिर सोल्यूट सब जगह स्प्रेड हो गए। अब ऐसा नहीं है कि अंदर ग्लूकोज जाके C6 अलग हो गया, H12 अलग हो गया, O11 अलग हो गया, जी नहीं। जब आपने ऐसे ग्लूकोज का क्लस्टर डाला था तो ये इसमें जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल था वो C6H12O6 का था। इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे, और वही इस पानी में जाने के बाद क्या हो गए, अलग अलग। उसमें से कुछ पार्टिकल नीचे घूम रहे हैं और कुछ पार्टिकल ऊपर घूम रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल ऊपर है ये कहाँ पे है, सरफेस पे। और हम जानते हैं कि जो वेपर बनती है वो सरफेस से बनती है, क्योंकि इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना है। तो सिंपल सी बात है, अब ये पार्ट से सब जगह से तो वेपर बनेगी। कौन से पार्ट से, जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी भी वेपर बनेगी। मैं ये पार्ट को दिखाता हूँ, यहाँ से जहाँ जहाँ भी आपको ब्लू लिक्विड दिख रहा है वो सब जगह से वेपर बनेगी। ये सब जगह से, यहाँ से सब जगह से वेपर बनने वाली है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पार्ट, जहाँ पे आप येलो डॉट देख रहे हैं, मैं उसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये अब यहाँ से येलो डॉट के यहाँ से मतलब ग्लूकोज वहाँ पे प्रेजेंट है, अब वहाँ से वेपर बनने वाली नहीं है। इसके पीछे रीज़न जो है वो सिंपल सा है कि ग्लूकोज नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि आपने एक कंटेनर में ऐसे पानी रख दिया, तो आप देखेंगे पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर आपने एक कंटेनर में ऐसे ऐसे शक्कर रख दिया, शुगर, तो क्या शुगर वेपर में कन्वर्ट होगा, जी बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे तो वो बिल्कुल भी वेपर पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं, ओके, वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अपनी लिक्विड स्टेज से वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। और कुछ सॉलिड भी होते हैं, लेकिन उनके लिए हम एक दूसरा शब्द सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने इजीली सीख लिया कि यहाँ से सब जगह से तो वेपर बनेगी, लेकिन जो वेपर है अब ये येलो पार्टिकल की जगह से वेपर बनने वाली नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रेशर मर्क्यूरी पे यहाँ पे आता था, मैं पहले इसे मिटा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके,
इसे क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्रेशर मर्क्यूरी के इस सरफेस पे गिरता था, यहाँ पे, ओके, अब वो क्या हो जाएगा, कम। जी हाँ, इट विल बिकम लो और लेस, क्यू। अब उतने उतने पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और जब उतने पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, लिक्विड के ये जो सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, और इट विल बी लेस। तो इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर में कमी होनी। वेपर प्रेशर में कमी होना, क्यों कमी होना, सिंपल सी बात है, सरफेस पार्टिकल जो थे वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सरफेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सरफेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसे कैसे मेजर करेंगे, जी हाँ, इसी डिवाइस से, जिसे हम कहते हैं मैनोमीटर। अब आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर, अगर मैंने कोई एक ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो खुद वोलाटाइल है तो? जी हाँ, ये भी केस हमको पढ़ना है, बट इसे हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, मतलब आगे, व्हेन अ वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट। और एक बात बताऊं, ये वोलाटाइल जो है ना, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया था, और जनरली दोनों क्या थे, वोलाटाइल थे। जनरली दोनों क्या थे, वोलाटाइल, क्योंकि उनके जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अब इवेपोरेशन होगा। ये डिपेंड करता है कि टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या टोटल वेपर प्रेशर कम होगा। ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जो सोल्यूट आपने डाला है उसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कैसा है, और तभी जाके हमने देखा कि दो टाइप की सोल्यूशन बनते हैं, जिसे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ कि अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, और ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, कम वेपर बनेगी, और वेपर प्रेशर में कमी भी उतनी कम आएगी। ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कौन से पार्टिकल को डाला, ये डिपेंड करता है कितने पार्टिकल को सॉल्वेंट के अंदर डाला है सोल्यूशन बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक दूसरी चीज़ आती है कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आती है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालने से, मतलब कितने पार्टिकल डालने से कितनी वेपर प्रेशर में कमी आती है, इसी को बताया राउल्ट्स लॉ ने, और वही हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन साथ में होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड इज इट्स वेपर प्रेशर, जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे लगता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। कैन यू रिकॉल वेपर प्रेशर, क्या आपको याद है? जी, हमने ये पढ़ा था अपने 11th स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर में। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट व्हेन अ नॉन वोलाटाइल नॉन आयनाइजेबल सॉलिड इज डिजॉल्व इनटू लिक्विड सॉलिड। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में नहीं कन्वर्ट होता, नॉन आयनाइजेबल मतलब जो वाटर में या किसी सॉल्वेंट में जाने के बाद आयंस नहीं बनाता। ठीक है, जनरली वो कोवलेंट सॉलिड होते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ क्या होते हैं कोवलेंट सॉलिड, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और अगर आप सॉलिड के बारे में कहें तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। ओके, जनरली कौन से सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर, लेकिन उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्डिंग सॉल्वेंट के अंदर टूटती नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, किससे, प्योर। जब आपने प्योर पानी रखा था तो सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, वेपर में, लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूशन बनाया, सरफेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, सोल्यूट ने, तब उतना वेपर नहीं बन पा रहा था, इसीलिए जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम आता है, किसके कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट। इन अदर वर्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिजॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। ओके, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की, उसमें कमी आ जाती है जब हम उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट। व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर अबव द सोल्यूशन। जब सोल्यूट क्या हो जाता है, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो सिंपल सा वो क्या करता है, वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सोल्यूशन। तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जी हाँ, अगर ये पूरे सोल्यूशन की मैं वेपर प्रेशर की बात करूँ तो वेपर प्रेशर वही होगा जो
ये प्योर सॉल्वेंट का होगा। प्योर सॉल्वेंट का कब? जो इसके ऊपर होगा, सोल्यूशन के ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट आया है। कैसे? जो सॉल्वेंट है उसी की कैपेबिलिटी है वेपर में कन्वर्ट होने की, तो वो सरफेस को छोड़ के अब किस में आ गया है? सॉल्वेंट मतलब वेपर में आ गया है। ओके, याद रखना, बट सोल्यूट नहीं कन्वर्ट होगा वेपर में। इफ़ पी नॉट वन इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, याद रखना ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या? जब उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं डाला गया है, ये प्योर है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। एंड इफ पी वन इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सोल्यूशन, अबव द सोल्यूशन मतलब जब आपने सोल्यूशन बना दिया तो ऊपर जो है, अगर मैं ये आपको मैनोमीटर का डायग्राम दिखा दूँ तो ये जो ऊपर है ये सिर्फ सॉल्वेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सॉल्वेंट। बट जितना पहले आ रहा था प्योर स्टेट में क्या उतना आएगा? जी नहीं, उससे कम आएगा। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का ये P1 है और ये किसका है? सॉल्वेंट का। तो सोल्यूशन हमेशा किससे कम होगा? प्योर सॉल्वेंट से। तो इसी का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? डिफरेंस, दैट इज P01 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये देखिए यहाँ पे ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए why the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है, इसी को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसे मैं फटाफट रीड कर देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द ease with which molecule escape from the surface of a liquid. When non-volatile solute is dissolved in a solvent, some of the surface molecule of solvent are replaced by non-volatile solute molecule। तो जैसे ही हम solute डालते हैं होता क्या है, जो solvent है उसका कुछ surface कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? सोल्यूट पार्टिकल। मान लीजिए एक सोल्यूट पार्टिकल अब ये सरफेस पे आ गया, यहाँ से वेपर बन रही है, यहाँ से वेपर बन रही है, लेकिन यहाँ से कोई वेपर नहीं बन रही है। दीज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। मतलब सोल्यूट पार्टिकल से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता वेपर प्रेशर में। मतलब वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट की वजह से होता है। Thus, the number of solvent molecule available for the vaporization per unit area of the solution is less than the number at surface area of pure solvent। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो वेपर बन रहा था वो सरफेस से बन रहा था, लेकिन सरफेस अब किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सोल्यूट ने। तो सिंपल सी बात है, जो एरिया सर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ऑक्यूपाई करते थे अब वो कम हो चुका है, तो वेपर प्रेशर में भी क्या हो जाएगी? कमी। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सर्फेस ऑफ सोल्यूशन वेपराइजेज एट अ स्लोअर रेट दैन प्योर सॉल्वेंट। जिसकी वजह से सोल्यूशन में जो पार्टिकल हैं सरफेस पे वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे, क्योंकि वो दो चीज़ों से बने हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सल्यूट, जिसमें से सिर्फ कौन इवेपोरेट होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, बट प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट जिसमें आपने कोई सल्यूट नहीं डाला, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होती है? लोअर वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है। ठीक है, अभी ये देखिए आपने जो भी ऊपर पढ़ा था उसमें P1 लिखा था, और अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, और P नॉट क्या है? उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, ये हमने पढ़ा था। तो बस इसी को हम अपने ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे, बट उसके पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ सॉल्वेंट बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट 0 है, मतलब ये पूरा यहाँ पे क्या होगा? सल्यूट आप कह सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप 0 देख रहे हैं, किसका? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, तो पूरा क्या होगा? सॉल्यूट। बट जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं कौन बढ़ रहा है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे प्योर हो गया, x इज इक्वल टू 1, मतलब क्या? पूरा सॉल्वेंट है, इसीलिए वेपर प्रेशर देखिए बहुत ज़्यादा है। बट इससे नीचे आप कहीं पे भी आएंगे तो वो क्या बताएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखिए इस पॉइंट पे सिर्फ वो प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1। मोल फ्रैक्शन 1 मतलब एक ही कंपोनेंट है, और जैसे उससे नीचे आएंगे यहाँ से लेके कहीं पे भी दूसरे पॉइंट तक वो अब सोल्यूट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखिए वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी दो का एडिशन होता है, मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो वन आ जाएगा, चाहे एक कंपोनेंट हो, चाहे दो हो, चाहे तीन। और इस चैप्टर में तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी कंपोनेंट। तो x1 मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 इज़ 1। अब यहीं पे x1 के जगह पे ये जो फॉर्मूला है, ये अभी आपने देखा था, यहीं पे x1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस x2। तो देखिए आपको ये मिल गया, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P0 इंटू x2। ठीक है, ये वैल्यू हमें आ गई। अब अगर आपको याद हो तो ऊपर ऊपर आपने एक क्वांटिटी लिखी थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 माइनस P1, P0 माइनस P1, याद है कुछ? ये देखिए यहाँ पे वही है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू P01 इंटू x2। ये कैसे आ गया, ये देखिए ऊपर हमने डिराइव किया था जस्ट यहीं पे, ये देखिए इसे ही मैंने क्या कर दिया, नीचे ले लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 इंटू एक्स। तो इसे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। देखिए ये तो कांस्टेंट है ना P01, तो आप क्या कह सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। तो इसको है ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेता हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डेल्टा पी क्या आ जाएगा, P01 इंटू x2। अब मैं डेल्टा पी को क्या करता हूँ, P01 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे x2। तो ये डेल्टा पी क्या है, P0 माइनस P1, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। तो पहले आपने क्या देखा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एडेड। ये राउल्ट लॉ है, ये भी एक राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट ही है। ये भी एक राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट ही है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एडेड। तो जो वेपर प्रेशर में कमी आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है आपने कितना कितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डाला हुआ है। और ये देखिए इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग कैसे, जब आप किसी के चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हैं तो उसे रिलेटिव चेंज कहते हैं। व्हेन चेंज इज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल देन इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव चेंज। जैसे मान लीजिए पहले मेरा वेट जो था वो 65 kg था और अब कितना है 55। तो 65 माइनस 55 डिवाइड बाई 65, तो ये कितना आ जाएगा 10/65। मतलब 65 में 10 का चेंज हुआ, इसे कहते हैं रिलेटिव चेंज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये जो रेड में लिखा है इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे इक्वल है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। ठीक है, अब इसी का आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए P0 माइनस P, अब P1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। P0 हम प्योर सॉल्वेंट मानेंगे और P को क्या मानेंगे कि वो सोल्यूशन है। ठीक है, और x2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2। और हम सब जानते हैं कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। आपने ऊपर देखा था, ये स्टार्ट करने के पहले ही हमने बताया था कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर या फिर उससे भी क्या होना चाहिए, कम। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो जो N2 है वो बहुत ही कम है, किसके कंपेयर में, N1। तो नीचे से आप क्या कर सकते हैं, नीचे से जो N2 है उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। सर ऊपर ही निगलेक्ट कर दीजिए, अरे भाई जब ऊपर ज़ीरो आ जाएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, बताइए। जब ऊपर ही ज़ीरो ले लेंगे तब तो काम तमाम हो जाएगा, तब तो आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग विल गिव यू, बताइए इसका आंसर। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़ीरो अपॉन एनी नंबर एक्स व्हाट विल बी इट्स आंसर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दो आंसर होता है, एक तो होता है इन्फिनिटी
एक तो होता है इन्फिनिटी और एक होता है ज़ीरो, बताइए कौन सा है, देखना चाहेंगे आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए जो n2 को निगलेक्ट करेंगे वो सिर्फ डिनोमिनेटर से करेंगे, न्यूमरेटर से नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, और इसी को अब हम ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, W1 अपॉन M1, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। वो किसके बराबर होगा, जी हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ों को बाकायदे लिख देते हैं। व्हाट इज़ पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और पी क्या है, जी हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे W2 क्या है, मास ऑफ, या फिर वेट ले सकते हैं आप, वेट ऑफ solute. What is W1, weight of solvent. What is M2, molecular mass of solute, molecular mass of solute। और उसके बाद फिर M1 क्या हो जाएगा, molecular mass of solvent। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो आपने आपने अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले पढ़े, जिसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। पहला क्या, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, जी हाँ, आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं, इसे हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और फिर क्या देखा आपने, क्या आपने देखा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, या फिर यहीं पे आपको दिखा देता हूँ वरना आप सोचेंगे सर नहीं कहाँ से ला दिया। ये देखिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 इंटू x2, तो उसे भी यहीं पे लिख देता हूँ, पी नॉट 1 इंटू x2, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो पहले वाले का स्टेटमेंट क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। और तीसरी चीज़ क्या है, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। वही चीज़ यहीं पे पूरा करके बताया गया है। ये देखिए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और ये सब वही P1 नॉट माइनस P1 अपॉन पी नॉट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड। और आगे क्या बता दिया गया है, मोलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो इससे क्या निकाला गया, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए, ये फॉर्मेट को ही उन्होंने यहाँ से इससे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब कुछ हमने कर लिया यहाँ तक। ये देखिए, ये पूरा फॉर्मूला भी हमारा आ गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमने किया, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको न्यूमेरिकल में आएगा, वो एक ही चीज़ आएगी, और वो आएगी क्या, टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ये आपको बार बार कैलकुलेट करना होगा, क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सल्यूट सॉल्वेंट में एडेड है। और जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी टेक्निक का यूज़ होता है वाटर पोल्यूटेंट्स को चेक करने के लिए, कि वाटर में कौन सा सल्यूट आ गया है। और वाटर में जब भी कोई सल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है तो वाटर की जो वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा सल्यूट ऐड हुआ है। अब आगे अगर आगे आप देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल। मैं आपको सफिशिएंट टाइम देता हूं ताकि आप इन न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, और जो भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वरना
वरना मैं अपनी अगली वीडियो में तो इन्हें सॉल्व करके आपको बताने ही वाला हूँ। तो हमारी अगली वीडियो होगी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पे। तब तक आप बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको याद रखना है मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे इस वीडियो में, वो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।